हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आइज के मंथली मैगजीन को, जो अगस्त 2023 के करंट अफेयर पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने 5 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इस मैगजीन के अंतर्गत यह हमारा 6ठा मेजर टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक मुद्दे या सोशल इशू के संदर्भ में पढ़ेंगे। चलिए तो जानते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। इस टॉपिक के संदर्भ में जानते हैं और पढ़ेंगे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के बारे में, कि यह अधिनियम होता क्या है, इसके संदर्भ में क्या हाल ही में सुर्खियां रही और इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। अब तक का यह अधिनियम बन चुका है तथा यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। अब जानते हैं कि अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर नजर डालें कि इसके अंतर्गत आता है पहला कि अनुसंधान एनआरएफ की स्थापना करना, ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान नवाचार उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके। इसके अंतर्गत पहला आता है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत देखें कि इसमें पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य व कृषि शामिल है तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अंतरफल इसके अंतर्गत पाए जाते हैं और ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके संदर्भ में इसकी स्थापना को लेकर कुछ प्रमुख बिंदु हैं। अब जानते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ के उद्देश्यों के बारे में, कि एनआरएफ के उद्देश्यों के अंतर्गत क्या आता है। पहला उद्देश्य आता है कि शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों में शोध की शुरुआत करना और उसे सुगम बनाना है। दूसरा उद्देश्य आता है कि पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी पीयर रिव्यूड प्रस्तावों का वित्त पोषण करना। तीसरा आता है शोध अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना। चौथा आता है पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए सहायता प्रदान करना है। 5वां नंबर पर आता है वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले व्यय और उनके परिणामों का विश्लेषण करना। इसी के साथ ही 6 नंबर का जो टॉपिक आता है, जो उद्देश्य आता है, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित परियोजनाओं में भागीदारी विकसित करना है। और इसके के साथ अंतिम उद्देश्य आता है इसका कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इस प्रतिष्ठान की गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के उद्देश्यों के संदर्भ में यह प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है इसके आगे के बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें देखते हैं कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा फाउंडेशन को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। साथ ही यह बोर्ड प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। गवर्निंग बोर्ड में निम्नलिखित पद शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। फिर आते ही उपाध्यक्ष होंगे जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे। और फिर इसके सदस्य जो आते हैं वह अलग अलग विषय क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर होंगे। अब आता है गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन करेगा। साथ ही यह भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाह इस परिषद का अध्यक्ष भी होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा इसके अंतर्गत। और आता है कि एनआरएफ के लिए जो फंड प्रदान किया जाएगा वह प्रतिष्ठान को निम्नलिखित सहायता से वित्त प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण, फंड के लिए दिया गया दान, प्रतिष्ठान को मिली राशि के निवेश से प्राप्त आय। और 4th नंबर पर आता है कि 2008 के अधिनियम के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान को सहित कुल राशि इसके अंतर्गत कुछ वित्त पोषित किया जाएगा। अब आता है कि गवर्निंग बोर्ड निम्नलिखित निधियों का गठन करेगी इसके अंतर्गत, जिसमें पहला आता है कि अनुसंधान एनआरएफ कोष का होगा, जिसमें वेतन भत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होगा। दूसरा आता है नवाचार कोष, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मक के लिए वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष होगा। किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या एक से अधिक विशेष परियोजना निधि इसके अंतर्गत इस बोर्ड के गठन करेंगे। अब आता है कि यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाप्त करके इसका एनआरएफ में विलय करता है। अनुसंधान एनआरएफ का मॉडल अमेरिकी मॉडल नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके संदर्भ में यह एनआरएफ के फंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। और इसी के साथ ही निधियों का गठन के लिए जो गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है उसके संदर्भ में एक प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप जानते हैं कि एनआरएफ के महत्व के बारे में। एनआरएफ के महत्व को समझें कि एनआरएफ का जो महत्व होता है, सबसे पहले आता है कि वित्त पोषण में वृद्धि करने के संदर्भ में। वित्त पोषण में वृद्धि के संदर्भ में यह दोनों नीतिगत ढांचा और विनामिकी प्रक्रिया तैयार करेगा। साथ ही इसकी सहायता से देश में सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे फंडिंग में भी वृद्धि होगी। सरकार ने एनआरएफ के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की हुई है, जिसमें 5 वर्षों जिससे 2023 से 2028 के दौरान जारी किया जाएगा और सरकार इस अवधि के लिए 14,000 करोड़ रुपए योगदान देगी। वह निजी क्षेत्र के अनुसंधान के लिए 36,000 करोड़ रुपए को भी फंडित करेगा। असमानता को दूर करने के संदर्भ में कि आईआईटीज, आईआईएसएस जैसे अनुसंधान संस्थानों की इस अवसंरचना और रैंकिंग के कारण काफ़ी अधिक वित्त पोषण प्राप्त करना होगा। इससे बेहतर सुविधाएं निश्चित होंगी। एनआरएफ को राष्ट्रीय नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंतर्गत इसका मुख्य ध्यान पहले से ही अनुसंधान कर रहे कुछ अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करने की बजाय भारत के सभी शैक्षणिक केंद्रों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना होता है। अनुसंधान क्षमता के निर्माण के संदर्भ में कि एनआरएफ सेवारत सेवानिवृत्त शोधकर्ताओं की उत्कृष्ट प्रतिभा का उपयोग करेगा और वे ऐसे शासकीय और अन्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के अनुसंधान का मार्गदर्शन करते हुए शोध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, जहां पर अनुसंधान संबंधी कार्य करने की आवश्यकता पर या जहां पर अनुसंधान उसमें शुरुआती चरण में हो। वस्तु विषयक परियोजनाओं के समर्थन के संदर्भ में कि एनआरएफ शिक्षाविदों, उद्योगों तथा अनुसंधान संस्थाओं में देश के प्राथमिक वाले क्षेत्रों से मिलकर कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा। इससे इस क्षेत्रों में संधारणीय अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आदि भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान करने के संदर्भ में कि यह एनआरएफ प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, संचार कौशल विकसित करने में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आता है कि अधिनियम से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में पहला आता है कि वित्त पोषण और नीति संबंधी मुद्दे के संदर्भ में कि एनआरएफ अधिनियम विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक स्तर पर अनुसंधान करने में एक ब्लॉक फंडिंग प्रदान करने की बजाय प्रोजेक्ट फंडिंग प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही यह अनुसंधान गतिविधियों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के संबंधित चुनौती का अभी तक समाधान नहीं किया गया। ब्लॉक फंडिंग किसी स्थान या निकाय के लिए पूर्व निर्धारित वित्त पोषण होता है, इसके संदर्भ में है। अब आता है कि हितधारकों के अभाव के संदर्भ में देखें कि एनआरएफ के निर्णयों में आर्थिक और सामाजिक मंत्रालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। इनका योगदान सामाजिक मूल्य वाले महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए करती है। सहकारी संघवाद के लिए चुनौती के संदर्भ में कि एनआरएफ के लिए जारी एक वित्त परियोजना रिपोर्ट में राज्य विश्वविद्यालयों को व्यापक स्तर पर सहायता प्रदान करने का एक योजना है और यह अधिनियम निर्णय लेने वाली संस्था या निकाय में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान को राज्य परिषदों के दृष्टिकोण को शामिल नहीं करता है। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख चुनौतियाँ। अब आगे की राय में देखते हैं कि आगे की राय में सबसे पहले पॉइंट आता है कि अनुसंधान को प्राथमिकता देने के संदर्भ में कि अनुसंधान को प्राथमिकता एनआरएफ के तहत उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, सरकारी औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसके तहत ऐसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय के प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संदर्भ में कि कम से कम संस्थानों को फंडिंग प्रदान करके अनुसंधान की शुरुआत करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने के तौर तरीके के परिणामों की निगरानी पारदर्शी होनी चाहिए। समावेशिता को प्राथमिकता देना, जिससे यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि मूल अनुसंधान और छोटे पैमाने के अनुसंधान प्रस्तावों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। व्यापक स्तरीय परामर्श होगा कि एनआरएफ की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रस्ताव की मंजूरी से पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी शामिल होनी चाहिए। इसके तहत प्रस्ताव के सारांश को खुले तौर पर साझा करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा फीडबैक के लिए वैज्ञानिक समुदाय और अनुसंधान उपयोगकर्ताओं को शामिल करना चाहिए। कमियों को दूर करना चाहिए, जिसके अंतर्गत शोधकर्ताओं को कम संख्या में जैसे संरचनात्मक मुद्दों के समाधान हेतु उठाए जाने चाहिए और साथ ही देश में अनुसंधान की प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी ब्लॉक फंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में यह प्रमुख इसके आगे के लिए सुझाव हो सकते हैं।
अब आता है हमारा केस स्टडी को हम अध्ययन करेंगे कि एनएसएफ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे बदला। इसके संदर्भ में एक केस स्टडी का अध्ययन करेंगे जिसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में कि अमेरिका में एनएसएफ द्वारा समर्थित वैज्ञानिक मेड एंजुलियर ऑसिलेशन जैसे वायुमंडलीय परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हो रहा है। सामाजिक के संदर्भ में कि एनएसएफ शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करता है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के वैश्विक चुनौतियों के समाधान को सुनिश्चित होते हैं। वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में कि एनएसएफ देश के वैज्ञानिक उद्यम को बनाए रखने के लिए निवेश करता है और यह सुपर कंप्यूटर, भूमि आधारित टेलीस्कोप, आर्कटिक और अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन, अत्याधुनिक उपकरणों में निवेश करता है और ये निवेश नए विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अन्वेषण की गति को बढ़ाने और ज्ञान को समाज के वास्तविक लाभों में बदलने के लिए भी सहायक होते हैं। सहयोग के संदर्भ में कि एनएसएफ अमेरिका और संपूर्ण विश्व में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, गैर लाभकारी संस्थाओं, सरकारों और अन्य संगठनों के बीच अनुसंधान भागीदारी का समर्थन करता है। साथ ही संचार के संदर्भ में एनएसएफ ने फाइबर ऑप्टिकल संचार प्रणाली में आवश्यक गैर फाइबर घटकों और उपकरणों के विकास से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख केस स्टडी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के संदर्भ प्रस्तुत की गई है। उसके संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में क्या इसमें तैयार किया गया कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को जारी की हुई है। इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यह स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के बारे में जाने कि इसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र के साथ साथ पाठ्यचर्या में सकारात्मक बदलाव लाना है और इस बदलाव की सहायता में भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप में परिवर्तित भी करना है। शिक्षण द्वारा कक्षाओं में छात्रों को सीखने में मदद करने हेतु उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधि एवं पद्धति को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है तथा एनसीएफ ऐसी स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन की गई पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा होती है जो 5+3+3+4 के प्रारूप के अनुरूप होगी जो आयु के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया। अब आता है कि एनसीएफ एसई के अंतिम बार 2005 में संशोधित किया गया था और इसका उपयोग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के मौजूदा सेट को तैयार करना होता है। इसमें प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया जिसका कार्य एनईपी 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना होता है तथा इसमें एनईपी 2020 में एक नए और व्यापक एनसीएफ एसई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को इसमें सिफारिश की गई है। अब आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नई शैक्षणिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो ये देखें सबसे पहले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों की नज़र डालें तो उनके उद्देश्यों में पहला आता है कि सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाना है और दूसरा आता है कि वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक बढ़ाना होता है जिससे व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में जीईआर को 2035 से बढ़ाकर 50% तक करना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य है। फिर आता है इसमें एनईपी 2020 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि नई शिक्षा नीति या नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है और एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी जिसमें वंचित क्षेत्रों समूहों के लिए एक अलग लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाना होगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट होंगे। अब आता है कि हम इसके जो 5+3+3+4 की जो नई शैक्षणिक नीति स्टार्ट की गई है जिसमें आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष और स्कूल के 12 वर्षों की यह प्रक्रिया दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले हम इसके जो पहला चरण है 5+ को देखें तो 5+ का जो पहला जो फाउंडेशन चरण है वह 2 वर्ष में जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के होंगे जिनकी आयु 6 से 8 वर्ष तक होगी। 3 वर्ष वो होंगे जिनमें आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका में बच्चे रहते हैं जो 3 से 6 वर्ष की आयु तक रहते हैं। मतलब 3 वर्ष से आपकी स्टार्ट की जाएगी यह जो कक्षा होगी वह 2 वर्ष जिसमें जो 5वां जो फाउंडेशन है मतलब 5 वर्ष का है जिसमें 3 वर्ष होगा वह प्री स्कूल बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के संदर्भ में होगा और जो दूसरा होगा वह कक्षा 1 और 2 में के संदर्भ में होगा जिसमें एज जो होगी वह 6 से 8 कक्षा 1
और 2 के लिए होगी, और 3 से 6 वर्ष की आयु प्री के जो 3 वर्ष हैं उनके लिए होगी, जिसमें बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित लर्निंग होगी। जो चरण इसका प्रारंभिक चरण 3 वर्ष का है वो 3 वर्ष का हो, उसमें कक्षा 3 से 5 तक वर्ष का है, जिसमें जो आयु है वह 8 से 11 साल होगी, और यह खेल खोज और गतिविधि आधारित इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी इसके अंतर्गत। जो इसका मध्य चरण है वह 3 वर्ष का है, जो कक्षा 6 से 8 तक को कवर करता है, जिसमें आयु 11 से 14 वर्ष तक की होती है, जो विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी आदि में प्रयोगात्मक शिक्षण होता है। इसके माध्यमिक चरण में आता है 4 वर्ष का, जो कक्षा 9 से 12 तक है, जिसमें आयु 14 से 18 वर्ष होती है। यह बहुविषयक शिक्षा, अधिक क्रिटिकल थिंकिंग, लचीलेपन और छात्र द्वारा विषयों की पसंद विकास करना होता है। इसके संदर्भ में इसके कुछ ये चरण है। पहला आता है फाउंडेशन स्टेज, दूसरी आती है प्रारंभिक चरण, दूसरा आता है मध्य चरण और चौथा आता है माध्यमिक चरण। इसके अंतर्गत जो 5+5+3+3+4 के प्रारूप पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत यह नई शिक्षा नीति आई हुई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर नज़र डालें, जिसमें आता है कि NCFSE में पाठ्य चर्चा की रूपरेखा ऐसी है जो 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा संरचना के स्थान पर स्कूली शिक्षा में यह जो प्रारूप है 5+3+3+4 का होगा, और इसमें आयु के आधार पर मौजूदा जो चरण है इसको हमने अभी पहले देखा ही हुआ है। अब आता है कि बोर्ड की परीक्षाओं के संदर्भ में कि 10वीं और 12वीं के लिए जो सभी छात्रों के लिए किसी भी स्कूली वर्ष के दौरान कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इसमें केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल किया जाएगा, और इन 2 अवसरों में एक मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें एक समय सुधारक के लिए भी परीक्षा होगी। अध्ययन का जो पैटर्न होगा वह वार्षिक परीक्षा की बजाय सेमेस्टर को डिजाइन करेगा, और बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह सभी छात्र कम से कम 3 भाषाओं में निपुण होना चाहिए, और इनमें से कम 2 भारत की देशज भाषाएं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकास के संदर्भ में कि इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई जटिल विभाजन नहीं किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में देखें कि व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में इसमें 3 अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ने पर बल दिया गया है, जिसमें आता है जीवन रूपों या कृषि पशुपालन से जुड़े कार्य होंगे, दूसरा आता है सामग्री और मशीनों से जुड़े कार्य होंगे, और तीसरा आता है कि मानव सेवाओं से संबंधित कार्य होंगे। भारतीय मूल पर आधारित इसके संदर्भ में कि प्राचीन से मध्य समकालीन समय तक भारतीयों में अलग अलग विषयों में ज्ञान के योगदान दिया है, और उनके योगदान को स्कूली के सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों में एकीकृत किया गया। वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताओं के संदर्भ में कि विज्ञान संबंधी शिक्षा मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ वैज्ञानिक जांच की क्षमताओं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अध्ययन के अंतर विषय क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषयों के रूप में शुरू किया गया है। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में या स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर चरणों और इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें माध्यमिक स्तर के अध्ययन के लिए एक अलग विषय के रूप में भी लागू किया जाएगा। अब इसके अन्य बिंदुओं के संदर्भ में देखें कि इसमें पहला आता है कि कला और शारीरिक कल्याण, शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण के नए सिरे से जोड़ दिया जाएगा। सभी पहलुओं में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत बनाए जाएंगे। एकीकृत और समग्र परिप्रेक्ष्य तथा लर्निंग के विकास के लिए बहुविषयक शिक्षा दी जाएगी, और स्कूल की संस्कृति या प्रथाओं या प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब आता है कि NCFSE की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। इसके संदर्भ में पहला आता है कि पूरे भारत में समकालीन रूपरेखा राष्ट्रीय मानक यह मानते हैं कि स्कूली शिक्षा के राज्य के नियंत्रण में है, और भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा में सामंजस्य और सुगमता हेतु यह आवश्यक है। दूसरा आता है ज्ञान आधारित दृष्टिकोण होना, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली ज्ञान आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बजाय छात्रों को परीक्षा केंद्रित बनाती है। तीसरा आता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के संदर्भ में कि एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञता पाठ्यक्रम NSF की पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र पर आधारित होगी, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। इसके अंतर्गत इसकी ये आवश्यकता पड़ेगी, और नई तकनीकों को शामिल किया जाएगा। छात्रों का समग्र विकास होगा, इसके संदर्भ में यह है। अब आता है कि NCF या SE से जुड़ी चिंताओं के बारे में। पहली चिंता देखते हैं कि यह
पाठ्यचर्या के अति केंद्रीकृत डिजाइन किया गया है कि यह संघीय ढांचे में शिक्षा की समवर्ती प्रकृति के विपरीत है और साथ ही ये पाठ्यचर्या सांस्कृतिक विविधता और समानता सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका के अनुरूप नहीं होती है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने में व्यवहार्यता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही एक ही बोर्ड में बोर्ड की परीक्षाओं के कारण छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र 2 बार तनाव का सामना कर सकते हैं। शिक्षकों व कार्यबल की कमी होना, स्कूलों की निर्धारित सीमा या निर्धारित क्षमता होना, इसके संदर्भ में इसकी जुड़ी कुछ चिंता है। अब आता है आगे की राय में, देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के संदर्भ में कि यह नई रूपरेखा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। साथ ही यह स्कूल से उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। स्कूलों में भेदभावपूर्ण और बहिष्करण प्रणालियों को रोक लगाने की आवश्यकता होगी तथा यह छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार होगा, जिसे शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 2020-21 से घटकर 26.3 हो गया और यह 2010-11 में 43 था। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के संदर्भ में कि यह 2020-21 में शिक्षा पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.64% के बराबर था। हालांकि यह अभी भी NEP 2020 के तहत निर्धारित एक 6% के लक्ष्य को कम करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में कि हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2017-18 से लेकर 2020-21 तक परफॉर्मेंस ऑडिट से संबंधित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में राज्यों को नागरिकों की कुछ श्रेणियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभों के अलावा सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना। लाभार्थियों की पहचान के संदर्भ में यह सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। साथ ही यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की सूची के आधार पर ही लाभार्थी की पहचान की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। अब आता है कि अम्ब्रेला योजना। इसके अंतर्गत जो अम्ब्रेला योजना आती है, इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें से 3 योजनाएं पेंशन से संबंधित है, जबकि 2 योजनाएं जो हैं वह गैर पेंशन से संबंधित है। अब आता है कि गैर पेंशन से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। पेंशन से संबंधित योजना पहली आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत BPL सूची में लग आने वाले 60 से 79 वर्ष के व्यक्तियों को 200 रुपये और 80 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को 500 रुपये में मासिक पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के संदर्भ में ये दूसरी पेंशन योजना है। इसके तहत BPL सूची में 40 से 59 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को 200 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। और तीसरी योजना आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत गंभीर और बहुदिव्यांगता से ग्रस्त BPL सूची में आने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो 3 पेंशन वाली योजनाएं आती हैं, जिसमें पहली आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और तीसरी आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना। अब आती है कि 2 गैर पेंशन योजना जिसके सहायता दी जाती है, जिसके अंतर्गत पहली आती है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत BPL परिवार में 18 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु होने पर 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। फिर दूसरा आता है अन्नपूर्णा योजना, जो कि उन वरिष्ठ नागरिकों की प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा जो पात्र होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत शामिल नहीं हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो गैर पेंशन योजना है वो आती है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और दूसरी आती है अन्नपूर्णा योजना, जो अम्ब्रेला योजना के तहत ये सभी योजनाएं आती हैं, जो इसकी उप योजना है। अब आता है कि इसकी मुख्य समस्याओं पर जब नजर डालते हैं तो इसके सबसे पहले तो कार्यान्वयन को देखते हैं। इसका कार्यान्वयन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से NFBS योजनाओं को आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है और इस योजना का जो लक्ष्य है वह सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना है, परंतु इसे मांग संचालित कोड मोड से लागू किया जा रहा है और इससे केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें इसके लिए आवेदन किया गया।
लाभार्थी के संदर्भ में लाभार्थी के लिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटा को अंतिम रूप देने के बावजूद भी लाभार्थियों की पहचान बीपीएल की सूची पर आधारित होगी। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की कमी के कारण पात्र लाभार्थियों के कवरेज में देरी होगी या फिर नहीं होगी, और ऐसे लाभार्थी जो पात्र नहीं होंगे उनका पता लगाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से जांच नहीं की जा सकती है। लाभ का वितरण योजना में पूरी तरह से डीबीटी का अनुपालन नहीं किया गया और इसके कारण ओवर पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट जैसे मुद्दे सामने आएंगे। वित्तीय कुप्रबंधन के संदर्भ में कि अप्रयुक्त फंड या ऐसे फंड जो अन्य योजनाओं के प्रसार में खर्च कर दिए गए हों, कई राज्यों में मानदेय भुगतान, मजदूरी जैसी अस्वीकार मदों पर व्यक्त किया गया। निगरानी और मूल्यांकन के संदर्भ में कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति की बैठकें कभी कभी आयोजित की जाएंगी, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई राज्य स्तरीय निगरानी समिति नहीं है। इसमें NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस एडवाइजरी के संदर्भ में यह दिशा निर्देशों में सोशल ऑडिट और संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान होना चाहिए, जिसका अधिकतर राज्यों में अभाव होगा। अब आता है कि रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर नजर डालें कि जिसके अंतर्गत पहली सिफारिश आती है कि यह ऐसे लाभार्थी जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें बाहर करने, लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन को बंद करने और लाभार्थी के डेटा सत्यापन के लिए विशिष्ट उपाय लिए जा सकते हैं। दूसरा आता है कि NSAP में निधि का उपयोग पेंशन और पारिवारिक लाभों में सामूहिक भुगतान हेतु किया जाता है। ओवर पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, मल्टीपर्पज पेमेंट, पेंशन के भुगतान में देरी से बचने के लिए प्रणाली आधारित उपाय किए जाने चाहिए और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सोशल ऑडिट शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में इसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रदर्शन का ऑडिट रिपोर्ट जारी की हुई है। यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह कैग की ऑडिट रिपोर्ट कहा गया है, जिसमें PMJAY योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर उन वर्गों की सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि इस रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि योजना के कार्यान्वयन की सुधार की आवश्यकता है। अब आता है कि इसकी रिपोर्ट की इस योजना के प्रमुख तथ्यों को देखें, जिसमें पहला आता है कि प्रकार। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करना है और इसकी पृष्ठभूमि, इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत की गई और इसके 2 घटक है, जिसमें पहला आता है स्वास्थ्य और एवं कल्याण केंद्र और दूसरा आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत प्रमुख तथ्य है। अब आता है कि इस रिपोर्ट में रेखांकित बिंदुओं पर नजर डाली गई है, जिसमें पहला बिंदु आता है अपर्याप्त पंजीकरण का होना, कि योजना के तहत 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों में से केवल 73% ही वास्तविक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है। पहचान में अनियमितताओं के संदर्भ में देखें कि कुल पंजीकृत लाभार्थियों में से 30% से कम पहचान इसमें SECC 2011 के डेटाबेस में की गई और इसके अलावा लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियां भी विद्यमान है, जिसमें गलत नाम, जन्मतिथि, डुप्लीकेट PMJAY पहचान पत्र इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के संदर्भ में कि कई EHCP स्वास्थ्य और अवसंरचना संबंधी न्यूनतम मानदंडों तथा गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसमें कई लाभार्थियों और उनके इलाज के लिए शुल्क लिया गया है। वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, दावों का प्रबंधन होगा, निगरानी और शिकायत निवारण होगा। अब जानते हैं कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि इसका पंजीकरण जो होगा वह इच्छित लाभार्थियों की कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण में देरी से बचने के लिए उचित तंत्र विकसित करना चाहिए। योजना की पहुंच को अधिकतम करने के लिए एक निर्दिष्ट सेल स्थापित करना चाहिए। अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना, अस्पताल को सूचीबद्ध करना और प्रबंधन करना, वित्तीय प्रबंधन करना, जिससे यह सुनिश्चित करना कि SHA ने PMJAY के लिए एक्रू खाता को निर्दिष्ट किया है ताकि उसमें अग्रिम पैसे बिना देरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। PMJAY लाभार्थियों की मैपिंग और उनकी पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करना है ताकि PMJAY तथा राज्य विशिष्ट योजना की ओवरलैपिंग से बचा जा सके तथा इसके अलावा व्यय की निगरानी के लिए PFMS को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। अब आता है जनजातीय स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय स्वास्थ्य के संदर्भ में एक तो सबसे पहले नंबर पर एक डेटा बैंक को जानते हैं
कि जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो रिपोर्ट के अनुसार जो यह डेटा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 25.5% जो महिलाएं हैं वह जनजातीय महिलाएं कम वजन वाली हैं। 64.5% महिलाएं जनजातीय महिलाएं जो एनीमिया की व्यापकता है इनमें। जनजातीय क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है वह 990 है, जो राष्ट्रीय औसत से 943 से बेहतर है। अब आता है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें, जिसमें पहला आता है कि जनजातीय महिलाओं में उच्च मृत्यु दर विद्यमान होती है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला आता है कि बाल विवाह समय से पहले मां बनना, बॉडी मास इंडेक्स का कम होना और महिलाओं में एनीमिया होना इसके प्रमुख कारण है, जिससे जो जनजातीय महिलाओं में उच्च मृत्यु दर का प्रमुख कारण रहा है। दूसरा आता है जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्यता व कल्याण संबंधी डेटा अपर्याप्त होना। अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में किशोरावस्था में गर्भधारण से संबंधित सभी अनुसूचित जनजातियों में देखने को मिलता है। जनजातीय महिलाओं सहित जनजातीय लोगों में रोगों को तिगुना बोझ पड़ता है, जिससे संचारी और पोषण संबंधी गैर संचारी सभी रोग शामिल होते हैं। अब आता है कि भारत में जनजातियों के बारे में कि भारत में जनजातियाँ आर्टिकल किसके अंतर्गत आती हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को जनजातीय समुदायों और जनजातीय समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों के रूप में परिभाषित किया जाता है और इन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी लक्षद्वीप में 94.8% है और मिजोरम में 94.4% है। और अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक आबादी है वह मध्य प्रदेश में है तथा इसका जो नोडल मंत्रालय है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यही एक नोडल मंत्रालय है। जनजातीय स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में पहली चुनौती आती है कि भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं होना, कि इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा जनजातीय रोगों के लिए प्रभावी वार्ता को बाधित करती है, इससे गलतफहमी पैदा होती है। दूसरा आता है चुनौती कि उनकी स्वदेशी उपचार पद्धतियों को स्वदेशी व एकीकृत करने में विफलता होना। दूसरी आती है भौगोलिक दूरी, जिसमें जनजातीय समुदाय अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना वाले क्षेत्र होना। तो नेक्स्ट आती है कुशल स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता होना। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में इस धारणा के तहत शामिल किया जाना और जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं और ज़रूरतें समान होना, इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है कि जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में, जिसमें पहला आता है कि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनजातीय महिलाओं की आजीविका के अधिकतर ना तो स्थायी है ना ही निश्चित है। फिर आता है नेक्स्ट कि महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण होना, क्योंकि वे स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग सुविधाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा महत्व आता है कि यौन और जनन स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा आता है देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत उनके स्वास्थ्य अधिकारों को मान्यता मिली हुई है, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व है। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें याद आया है कि संसदीय पैनल का सुझाव दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं के लिए एक अलग से डेटाबेस तैयार करना, बेहतर अवसंरचना होना, विशेष अभियान चलाना, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव हैं। जनजातीय आबादी के लिए एक अलग योजना होना, पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण होना, जनजातीय स्वास्थ्य के लिए शासन संरचना में सुधार किया जाना, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। अब आता है कि जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत पहल आती है कि एनएचएम में एक ऐसी समतामूलक किफ़ायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की हुई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के अंतर्गत इन्हें आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थान पर स्थापित किया गया है। फिर संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम करने के संदर्भ में राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल, राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा पहल शुरू की गई है। जिन जनजाति बहुल जिलों का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही उन्हें प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होंगे, इसके संदर्भ में इसके कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। अब आता है
कि भारत में ड्रग या मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के संदर्भ में यह टॉपिक है, जिसमें आता है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने युवाओं में ड्रग के अत्यधिक सेवन समस्याओं और समाधान विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी हुई। भारत में ड्रग के अत्यधिक सेवन के बारे में जानते हैं कि भारत में अल्कोहल, गांजा, अफीम और हीरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है और भारत में लगभग 37% या 37 करोड़ लोग शराब तथा अलग अलग साइकोट्रोपिक पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने वाले में से लगभग 13% लोग क्योंकि 20 वर्ष से कम उम्र में कम आयु है तथा किशोरावस्था मादक पदार्थों के सेवन की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण जोखिम की वाली अवधि है, जिसमें मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित बच्चों के किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के अंतर्गत असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आदि सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से शामिल हैं। अब आता है कि मादक पदार्थों के सेवन के कुछ दुष्परिणाम हैं, जिसमें सामाजिक दुष्परिणाम आता है कि स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना, घरेलू हिंसा, दुर्घटनाएं, बच्चों की तस्करी आदि होता है। दूसरा आता है आर्थिक के संदर्भ में कि गरीबी देशों के कार्यबल की क्षमता में गिरावट का कारण। राजनीतिक के संदर्भ में आता है ड्रग कार्टेल सरकारी संस्थाओं की आय स्थिर करते हैं और उन्हें भ्रष्ट बनाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आता है कि धन शोधन, आतंकवाद और इसका वित्त पोषण इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। इसके दुष्परिणाम, सेवन के दुष्परिणाम हैं। भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोकने हेतु उठाए गए कदम के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता, जिसमें पहला आता है इसमें कि नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय 1961, साइकोट्रोपिक्स औषधि पर अभिसमय 1971, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक्स औषधि की अवैध तस्करी के विरुद्ध अभिसमय 1988 है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत यह अधिनियम मादक पदार्थों के सेवन करने की पहचानों की पहचान, उपचार, पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण का प्रावधान करता है। साथ ही इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना भी की गई। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एनसीबी मादक पदार्थों की आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है। 2018 से 2025 की अवधि में मादक पदार्थों के मांग न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्य योजना स्टार्ट की गई है और इस योजना में जागरूकता सृजन कार्यक्रम, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आदि को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति प्रदान करती है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इसे 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया है और इसके तहत व्यापक स्तर पर सामुदायिक पहुंच बनाई जा रही है। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक ई पोर्टल, जिसमें यह पोर्टल बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के लिए है। इसके संदर्भ में यह कुछ भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। अब आता है कि भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोक लगाने से संबंधित समस्याओं के बारे में, जिसमें पहला आता है कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी का ये केंद्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच स्थित है और गौरतलब है कि यह डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट दुनिया के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। छिद्रिल सीमाएं भी एक बड़ी समस्या है। समुद्र से निकटता का होना कि भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का 70% हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों से संचालित होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि एडवांस प्रौद्योगिकी का होना, मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को आपराधिक बनाना, जिससे कि यह मादक पदार्थों की लत वाले लोगों को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। इसके कारण वे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता लेने से बचते हैं। उपचार संबंधी कमी का होना, जिसमें मादक पदार्थों पर निर्भरता के प्रभावों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती। अन्य समस्याओं के संदर्भ में KNEP-DRR के तहत जिला नशा मुक्ति केंद्रों की सेवाएं सभी जगह उपलब्ध नहीं है। समाज पर मादक पदार्थों के अतिरिक्त सेवन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
तथा नशा निवारण, शिक्षा और जागरूकता सृजन कार्यक्रम पर वित्तीय आवंटन में कमी की गई है। नवचेतना कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने में देरी होती है। नवचेतना कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल विकसित करना तथा मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करना है। इसके संदर्भ में इसमें कुछ इस पर रोक लगाने के संदर्भ में संबंधित कुछ समस्याएं। अब आता है आगे की राय में, देखते हैं कि इसमें तथ्यों पर आधारित एक नीतियां तैयार करना जिससे नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर आवधिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसकी सहायता से NEPDRR के तहत प्रभावी आकलन तंत्र की स्थापित किया जा सकता है। कानूनी कार्रवाइयां होना, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाना जिससे शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत से संबंधित समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। फिर आता है कलंक को दूर करना, निर्जला कार्य योजनाएं होना, उपचार संबंधी कमियों को दूर होना और मादक पदार्थों की तस्करी को कम करना जिससे कि मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक समन्वय केंद्र की शीर्ष समिति की नियमित बैठकें और समीक्षा होनी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ सुझाव। अब आता है कि ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 पर WHO की जो रिपोर्ट आई हुई है उसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर अपनी 9वीं रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट 2008 के बाद से तंबाकू नियंत्रण के संबंध में देश की प्रगति का आकलन किया जाता है। अब इसकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें पहला आता है कि MPOWER के तहत आने वाली आबादी के संदर्भ में विश्व 71% आबादी जनसंख्या कम से कम एक MPOWER उपायों को अपनाने से सुरक्षित है। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम का होना जिसमें 2 बिलियन लोग अभी भी एड्स से सुरक्षित नहीं है क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार की विनामिकी प्रतिबंध नहीं है। तंबाकू से होने वाली मौतें, जो कि तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 7.7 मिलियन लोगों को मौत हो जाती है। इनमें से 1.3 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते लेकिन वे सेकेंड हैंड धूम्रपान से प्रभावित हो जाते हैं। अब आता है कि भारत से संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि पहला आता है कि भारत तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने और तंबाकू की लत वाले लोगों के उपचार के मामले में अग्रणी देश है। बेंगलुरु तंबाकू नियंत्रण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और ये प्रगति सैकड़ों कार्यवाही अभियानों के कारण हुई है और इन प्रयासों के कारण ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की प्रवृत्ति में 27% की कमी आई हुई है। आप जानते हैं MPOWER के बारे में क्या होता क्या है। WHO के द्वारा WHO ने MPOWER उपायों की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य तंबाकू की मांग को कम करने के लिए प्रभावी उपायों की सहायता से एक राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में सहायता करना है और यह कदम तंबाकू नियंत्रण पर WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित होता है। FCTC तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता है और यह कानूनी रूप से एक बाध्यकारी संधि है जिसके तहत सदस्य देशों ने यह माना है कि तंबाकू का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख चिंता का विषय रहेगा और भारत ने 2004 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि भी की हुई है। अब आता है कि MPOWER में कि M का मतलब होता है कि तंबाकू के उपयोग और रोकथाम संबंधी नीतियों की निगरानी करना। P का मतलब होता है कि लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाने का प्रयास करना। O का मतलब होता है कि लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए सहायता की पेशकश करना। W का मतलब होता है कि तंबाकू को खतरे के बारे में चेतावनी देना। E का मतलब होता है कि तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और ऐसे उत्पादों के प्रायोजक बनने पर प्रतिबंध लगाना। और R का मतलब होता है कि तंबाकू पर कर की दरों में बढ़ोतरी करना। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख इसके फुल फॉर्म है। अब आता है कि भारत में तंबाकू के बारे में कि भारत में तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है और यह तंबाकू किस तरीके का फसल है। यह एक सूखा, सहिष्णु, पित्तरोधी और लघु अवधि वाली फसल होती है जो ऐसी मिट्टी में उगाया जाता है जहां अन्य फसलों की खेती लाभप्रद नहीं होती है। देश के 15 राज्यों में 10 अलग अलग प्रकार के तंबाकू उगाए जाते हैं जिसमें सिगरेट और नॉन सिगरेट प्रकार में वर्गीकृत किया गया। सिगरेट के अंतर्गत आता है फ्लूक्योर वर्जीनिया, बर्ली, ओरिएंटल और नॉन सिगरेट के अंतर्गत आता है बीड़ी, चबाया जाने वाला तंबाकू, हुक्का, नाटू, चेस, सिगार, HDBRG इसके अंतर्गत आता है। 2016-17 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण 2 के अनुसार तंबाकू का उपयोग शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किया जाता है।
धूम्रपान रहित तंबाकू का उपयोग धूम्रपान की तुलना में अधिक किया जाता है। तंबाकू के सेवन के कारण निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला आता है जैसे कि संक्रामक रोग का होना। दूसरा आता है कि इसकी खेती के कारण वनों की कटाई और जैसे पर्यावरणीय प्रभाव होना। आर्थिक और सामाजिक लागत इसके अंतर्गत प्रमुख प्रभाव है। अब एक डेटा बैंक को देखें कि इसमें भारत में निवल कृषिगत क्षेत्रफल के 0.31% हिस्से पर तंबाकू की खेती होती है और भारत तंबाकू उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है। भारत चीन के बाद तंबाकू का दूसरा बड़ा उपभोक्ता देश भी है तथा 26.7 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके संदर्भ में यह एक डेटा बैंक है। अब आता है कि तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहलें स्टार्ट हुई हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहली पहल है वह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2030 के अंतर्गत यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन को विनियमित करता है। यह सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकता है। यह तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी सचित्र चेतावनियों का उपयोग करना अनिवार्य बनाता है और अप्रैल 2016 से स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के ग्राफिक चित्रण के आकार को बढ़ावा दिया गया है। यह तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर छपा होता है। नाबालगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने हेतु नियम भी निर्धारित करता है। अब दूसरा कार्यक्रम आता है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2007 से 8 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है तथा तंबाकू के उत्पादन और आपूर्ति को भी कम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में इसका लक्ष्य 2025 तक देश में तंबाकू के उपयोग को 30% तक कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत कि यह देश में ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है। तंबाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर्ट के संदर्भ में कि यह भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए रैंकिंग दी गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को 10 में से 8, स्कूलों को 6 और विश्वविद्यालयों को 5 रेटिंग मिली हुई है। अब नेक्स्ट जो पहले स्टार्ट हुई है वह कि OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी होना कि सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य बना दिया गया है कि वे तंबाकू के सेवन वाले दृश्यों पर स्क्रीन के नीचे चेतावनी संबंधी संदेश को अवश्य प्रदर्शित करें। इसके संदर्भ में प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं जिससे तंबाकू के उपयोग को कम किया जा सकता है। ये प्रमुख योजनाएं हैं। अब आता है संबंधित सुर्खियों को पढ़ेंगे, जिसमें पहली आती है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी हुई है। इसके संदर्भ में है जिसमें गर्भ का चिकित्सीय समापन MTP अधिनियम 2021 में बलात्कार पीड़िताओं को उनके 24 सप्ताह तक गर्भ के समाप्त करने को अनुमति देता है। जिसमें यह MTP अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाने पर गर्भपात भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की एक पीड़िता को इस आधार पर 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी थी, वह उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई थी। अब आता है कि MTP अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधानों में जानते हैं कि 20 सप्ताह तक के लिए क्या प्रावधान है, 20 से 24 सप्ताह के लिए क्या प्रावधान है और 24 सप्ताह तक के लिए क्या से अधिक के लिए क्या प्रावधान है। 20 सप्ताह तक के लिए 20 सप्ताह तक के लिए एक चिकित्सक को सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है। 20 से 24 सप्ताह के अंतर्गत कम से कम 2 चिकित्सकों की सलाह और केवल निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है, जिसमें पहला कि बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा होना चाहिए और दूसरा कि महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। और यह बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाएं, अन्य शुभिद्ध महिलाएं जैसे दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध होंगी और इसके तहत सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं भी शामिल होंगी। 24 सप्ताह से अधिक के लिए यह केवल भ्रूण की असमान स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि इसके अंतर्गत शामिल होंगे, जिसमें यह MTP 2021 के प्रमुख प्रावधान है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट के बारे में कि यह रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन और संबोधि प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल के तहत डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष को देखें कि जिसमें पहला आता है कि आकांक्षाएं होना। ग्रामीण भारत में 78% माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को स्नातक और उससे आगे तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट का होना कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान 35% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं और लड़कों के मामले में यह संख्या 25% है।
स्मार्टफोन तक पहुंच होना कि कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्टफोन का अधिक पहुंच है और इसकी तुलना में 1 से 3 तक छात्रों में कम पहुंच है। इसके संदर्भ में अब सिफारिशों के संदर्भ में देखिए कि इसमें सिफारिश और शिक्षा के लिए जो पहले स्टार्ट की है कि यह स्कूल में सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय सहभागिता के जरिए स्कूली शिक्षा में मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के लिए सरकारी पहलों के संदर्भ में किया समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, भू शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम घोषणा आदि योजनाएं इसके अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आता है किसी स्कूल से ड्रॉप आउट के कारण को दे जाने की। इसमें पहला है कि उच्चतर कक्षाओं जिसमें अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले स्कूलों के घर के नज़दीक नहीं होना, स्कूली शिक्षा का खर्च वहन करने की क्षमता का अभाव होना, लड़कियों के लिए घर के कामों में व्यस्त रहना और घर पर भाई बहन की देखभाल करना, लड़कों के लिए परिवार की आय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम में लग जाना, यह स्कूल से ड्रॉप आउट होने के प्रमुख कारण है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना। कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए विनिमय 2023 का मसौदा का तैयार किया हुआ। यूजीसी ने विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान को परिभाषित किया है जिसमें FHEI का आशय होता है कि एक ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान से होता है जिसे विदेशों में स्थापित या निगमित किया गया हो और वही मान्यता प्राप्त हो। साथ ही यह स्नातक या उच्चतर शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मसौदे के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें आता है मान्यता का होना कि मान्यता के अंतर्गत यदि कोई छात्र गृह देश के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित रहता हो। इसकी एप्लीकेबिलिटी होना कि प्रयोज्यता का होना जिसके संदर्भ में इसके उपमंड ने किसी विदेशी बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों या किसी भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विदेशी परिसर में से प्राप्त योग्यता का लागू होना। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों में भारत की संगत कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की तरह होना। भारत में FHEI के लिए आरंभ की गई पहलों के अंतर्गत पहली आती है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनिमय से मुक्त पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना और उनके साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन 2023 के जारी किया हुआ है। अब आता है कि छात्रों की आत्महत्या के मामले के संदर्भ में कि राजस्थान सरकार ने छात्रों के बीच आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए एक सलाहकारी समिति गठन करेगी। यह समिति यह निर्णय कोटा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई है। अब जानते हैं कि छात्रों द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई है जिसमें पहला है कि छात्रों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय मनोबल दर्पण पहल शुरू की है। दूसरा, राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के हॉस्टल में एंटी सुसाइड पंखे अनिवार्य रूप से लगाने की निर्देश दिया हुआ है। लंबे समय तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए IIT मद्रास में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रणाली प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या जनित मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। इसके अंतर्गत इसकी कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं इसको आत्महत्या को रोकने के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के बारे में कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और भारत की अध्यक्षता G20 ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की घोषणा की है। अब जानते हैं कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के बारे में। यह पहल डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल को 2020 से 2025 के समर्थन करने वाले प्रयासों को तालमेल बिठाने के लिए की गई है। इस रणनीति का लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के विकास और उन्हें अपनाने में तेजी लाकर हर जगह सभी के लिए स्वास्थ्य में सुधार करना है। सुनिश्चित गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता का समर्थन करना ताकि सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, मानदंडों और मानकों के अनुरूप मानक आधारित समरूप प्रणाली को विकसित और मजबूत करना है। अब आता है कि इसके अंतर्गत कुछ 4 स्तंभ हैं जिसमें पहला स्तंभ आता है देश के लिए आवश्यक ट्रैकर होना, राष्ट्र संसाधन पोर्टल होना। इसमें ये दोनों के अंतर्गत संसाधन अनुकूलन और देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन और टूल बॉक्स का होना, आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान होना जिनमें गुणवत्ता युक्त डिजिटल समाधान और मजबूत स्थानीय क्षमता होगी। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख है यह वैश्विक पहल स्टार्ट की गई है।
अब आता है डिजिटल इन हेल्थ, अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट डिजिटल स्वास्थ्य निवेश के बारे में सोचने का एक नई तरीका प्रस्तुत करती है, जिसमें स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण की बजाय डिजिटल तकनीक स्वास्थ्य को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य वित्त पोषण, सेवा अदायगी, निदान, चिकित्सा शिक्षा, महामारी की तैयारी और जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों, पोषण और एजिंग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करना होता है। डिजिटल इन हेल्थ समानता, दक्षता, प्रभावशीलता में सुधार करती है, जिसमें नई और बेहतर सेवाओं के साथ अधिक लोगों को सेवा प्रदान की जा सकती है, जिससे वित्तीय तनाव भी कम होगा। इसकी मुख्य सिफारिशों में पहला आता है कि प्राथमिकता देना कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने और वंचितों तक पहुंचने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। फिर आता है कि कनेक्ट होना, कि कनेक्ट में बेहतर और स्वनिर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के भीतर उनके बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग, नेतृत्व एवं साझेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसका एक पैमाना होना चाहिए जिसमें सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच समान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल और साक्षरता तथा वित्त पोषण के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।